हेलो स्टूडेंट्स। मानव हृदय को अपन डिस्कस कर रहे थे। हृदय की क्रियाविधि अपन ने पढ़ी। हृदय के द्वारा रुधिर का सर्कुलेशन किस प्रकार से हो पा रहा है, और उसी में जो अपन ने समझाया था डायग्राम में, उसके बाद में अब अपन उसके जो मेन पॉइंट है वो नोट करेंगे। तो जो पॉइंट अपना चल रहा था, हृदय की क्रियाविधि, इसमें सबसे पहला पॉइंट तो हो गया मानव हृदय में चार प्रकोष्ठ होते हैं, जिसमें दो तो हो गए आलिंद और दो निलय। दो आलिंद दो निलय, ऑरिकल या एट्रियम बोला जाता है, वेंट्रिकल। दो आलिंद दो निलय। तो मानव हृदय में चार प्रकोष्ठ होते हैं। हृदय के लेफ्ट पार्ट में, हृदय के बाएं भाग में शुद्ध रुधिर व दाएं भाग में अशुद्ध रुधिर, इम्प्योर ब्लड। अब यहाँ शुद्ध रुधिर से मतलब है O2 युक्त, और अशुद्ध रुधिर से मतलब है CO2 युक्त। और मैंने बताया था कि ब्लड का प्योरिफिकेशन होता है लंग्स के अंदर, फिल्ट्रेशन किडनी में, प्योरिफिकेशन लंग्स में, शुद्धिकरण फेफड़ों में, और छन्ना फिल्ट्रेशन होता है किडनी के अंदर। हृदय के बाएं भाग में शुद्ध रुधिर और दाएं भाग में अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है अर्थात दोहरा परिसंचरण, डबल सर्कुलेशन पाया जाता है। दोहरा परिसंचरण पाया जाता है। उसके बाद में अगला जो पॉइंट अपन डिस्कस करने जा रहे हैं, हृदय का पेसमेकर। पेसमेकर तो नाम आएगा ऐसे नोड, पूरा नाम होता है साइनो ऑरिकल नोड, जिसे हिंदी में बोला जाता है सिरा आलिंद घुंडी। ये हृदय का पेसमेकर बोला जाता है। इसी को, ऐसे नोड को एक नाम और दिया जाता है हार्ट ऑफ हार्ट, हृदय का हृदय, हार्ट ऑफ हार्ट। हृदय का हृदय भी इसको कहते हैं। किसको? ऐसे नोड को। पेसमेकर या हृदय का हृदय पूछेगा तो नाम आएगा ऐसे नोड, सिरा आलिंद गुंडे। उसके बाद में ये तो हृदय का पेसमेकर एक बताया था मैंने, हृदय का पेस सेटर, और वो बताया था मैंने एवी नोड, जिसको पूरा नाम दिया जाता है ऑरिकल वेंट्रिकल नोड। ऑरिकल वेंट्रिकल नोड, ये एवी नोड जो बोला जाता है। हृदय का पेसमेकर और हृदय का पेस सेटर, ये जो अपन ने बताया। इसके साथ में हृदय धड़कन का जो प्रसार होता है वो निम्न क्रम में होता है। हृदय धड़कन का प्रसार निम्न क्रम में होता है, यानी हार्ट की जो धड़कन है, हार्ट बीट जो है या आवेग जो है, वो किस तरह से चलता है। तो इसमें बताया था मैंने, बताओ कहाँ से उत्पन्न होता है? ऐसे नोड। ऐसे नोड से इस आवेग को कौन ग्रहण करता है? एवी नोड। और एवी नोड के साथ में बताया मैंने हिज का बंडल, और फिर बताया मैंने निलय की दीवार में परकिंजे तंतु।
निलय की दीवार में परकिंजे तंतु, परकिंजे साइंटिस्ट का नाम, परकिंजे तंतु। इस तरह से हृदय धड़कन का क्रम चलता है। ऐसे नोड उत्पन्न होना, एवी नोड उससे ग्रहण करना, पेस सेटर, फिर वहां से इसके साथ में हिज का बंडल, ये दोनों नाम साइंटिस्ट के आते हैं। ये भी साइंटिस्ट का नाम आता है और ये भी साइंटिस्ट का नाम आता है। इस तरह से हृदय की धड़कन का प्रसार होता है। उसके बाद में देखो अगला जो पॉइंट है, हृदय चक्र तो अपन ने लिखवा दिया था। आलिन के सिस्टोल में 0.1 सेकंड, निलय के सिस्टोल में 0.3 सेकंड और पूर्ण हृदय डायस्टोल उसमें बताया था मैंने 0.4 सेकंड। तो इस तरह से टोटल ये 0.8 सेकंड का समय होता है एक हृदय धड़कन का, जो बताया था अपन ने। अगला जो पॉइंट मैं बता रहा हूं वो आपको बता रहा हूं, हृदय का ज्वारीय आयतन, जिसको बोला जाता है टाइडल वॉल्यूम। हृदय का ज्वारीय आयतन, और हृदय का ज्वारीय आयतन से मतलब क्या है, एक धड़कन में या एक बार में हार्ट से कितना रुधिर धमनियों में पंप होता है या महाधमनी में पंप होता है। एक बार में या एक बार में या एक धड़कन में एक बार में या एक धड़कन में हृदय से धमनियों में पंप किए गए रुधिर की मात्रा, और इसका मान होता है 70 ml, 70 ml। तो एक बार में या एक धड़कन में हमारे हृदय से महाधमनी, और ये जो बता रहे हैं निलय से रुधिर बाहर निकल कर जाता है, वो कितना रुधिर बाहर निकल रहा है, तो उसका मान कितना आएगा भाई 70 ml। ये हृदय का ज्वारीय आयतन बताया जाता है, टाइडल वॉल्यूम। और एक यही पॉइंट ऐसे पूछा जाता है, मानव हृदय का कार्डियक आउटपुट, हृदय निर्गत कार्डियक आउटपुट। और कार्डियक आउटपुट का मतलब है 1 मिनट में हृदय से धमनियों में पंप किए गए रुधिर की मात्रा, पंप किए गए रुधिर की मात्रा, उसे बोला जाता है कार्डियक आउटपुट। यानी 1 मिनट में हमारे हार्ट से कितना रुधिर धमनियों में पंप हो रहा है, कितना रुधिर बाहर निकल रहा है। और ये मान अगर अपन निकालना चाहें तो बताओ क्या होगा, एक धड़कन में कितना बताया 70 ml। तो और 1 मिनट में कितनी सेकंड हो जाती है, 60 सेकंड, सॉरी 1 मिनट में धड़कन हो गई 72, और एक धड़कन में कितना निकला 70 ml। तो 72 × 70 अगर गुणा करेंगे ये हो गया 5040 ml, यानी लगभग 5 लीटर। कितना भाई 5 लीटर। अपन ने कहा ज्वारीय आयतन, देखो 2 चीज बताई मैंने। ज्वारीय आयतन का मतलब है एक बार में या एक धड़कन में हमारे हार्ट से कितना रुधिर धमनियों में पंप हो रहा है, वो है 70 ml। दूसरा लिखा है मैंने कार्डियक आउटपुट, इसका मतलब है कि 1 मिनट में कितना रुधिर अपने धमनियों में पंप हो रहा है। और 1 मिनट में धड़कन होती है 72 और एक धड़कन में जा रहा है 70 ml, सामान्य रूप से बात करें तो। तब ये मान हो गया 5040 ml यानी 5 लीटर। और हमारी बॉडी में रुधिर टोटल बताया कितना था अपन ने, 5 से 6 लीटर। यानी 1 मिनट में अपनी पूरी बॉडी का ब्लड हार्ट से सर्कुलेट हो जाता है विदिन 1 मिनट। और अगर अपन हार्ड वर्क कर रहे हैं, फिजिकल वर्क कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में तो ये मान और भी बढ़ेगा। वो ऐसी स्थिति में धड़कन 72 थोड़ी रहेगी। तो कार्डियक आउटपुट सामान्य रूप से सामान्य स्थिति में ही आया, और बाकी अपने वर्क के अनुसार है कि ये मान कम या ज़्यादा जो रहेगा।
तो हृदय का कार्डियक आउटपुट जो अपन ने बताया और एक हृदय का ज्वारीय आयतन, जो चीज इसमें अपन ने डिस्कस की, वापस से एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं इसको। सबसे पहला पॉइंट बताया मैंने कि मानव हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं, 2 आलिन 2 निलय, बाएं भाग में शुद्ध रुधिर बहता है, दाएं भाग में अशुद्ध रुधिर, तो ये दोहरा परिसंचरण पाया जाता है। हृदय का पेसमेकर ऐसे नोड, पूरा नाम ये हो गया, इसे हार्ट ऑफ हार्ट भी बोलते हैं। हृदय का पेसटर एवी नोड, ऑरिकल वेंट्रिकल नोड। हृदय धड़कन का प्रसार का क्रम ऐसे नोड, एवी नोड, हिजका बंडल, पुरकिंजे तंतु। हृदय का ज्वारीय आयतन, एक बार में कितना रुधिर बाहर आया, कार्डियक आउटपुट 1 मिनट में कितना रुधिर बाहर आया, ये मान अपन ने बताया, ये इसमें लिखा। इसके बाद में देखो अगला जो पॉइंट है, अगला जो अपन डिस्कस करने जा रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। हृदय में उपस्थित वाल्व, हार्ट में जो वाल्व पाए जाते हैं ना, उनकी क्या स्थिति है, हृदय में उपस्थित वाल्व है। सबसे पहले मैं बता रहा हूं आलिंद निलय कपाट, जिनको बोला जाता है एवी वाल्व, एवी वाल्व, आलिंद निलय कपाट, जैसा नाम से आ रहा है ये पाए जाते हैं कहां पर भाई, आलिंद निलय की दीवार पर। आलिंद निलय कपाट अंतर आलिंद निलय पट पर। अंतर आलिंद निलय पट पर, अंतर आलिंद निलय पट पर उपस्थित यहाँ पाए जाते हैं। और इसमें 2 आ जाते हैं, एक तो नाम बताया था अपन ने बाइकैप्सिड, जिसको नाम दिया जाता है द्विवलनीय बाइकैप्सिड वाल्व। तो ये तो मौजूद है, ये तो है बायां एवी, बायां एवी वाल्व। तो बाईं तरफ का आलिंद निलय कपाट तो है बाइकैप्सिड, और दूसरा नाम दिया जाता है ट्राइकैप्सिड, ट्राइकैप्सिड ये बोलते हैं त्रिवलनीय। और ये जो है भाई ये है दायां एवी वाल्व, दाईं तरफ का जो आलिंद निलय कपाट है वो ट्राइकैप्सिड है। और ये तो वह पहले जो इस वाल्व अपन ने बताए। दूसरा जो बताए जाते हैं अर्धचंद्राकार वाल्व, अर्धचंद्राकार वाल्व। और ये जो वाल्व है ना, अर्धचंद्राकार वाल्व जो मैं बोल रहा हूं, ये वाल्व कहाँ मौजूद बताए थे भाई चित्र में, अपन ने डायग्राम में जो अपन इनको बताया था, अर्धचंद्राकार वाल्व बताए थे अपन ने, ये निलय और धमनियों के संधि पर जो बताया अपन ने। तो अर्धचंद्राकार वाल्व जो बता रहे हैं, निलय धमनी की संधियों पर या जॉइंट पर। वो अर्धचंद्राकार वाल्व जो दोनों तरफ एक ही तरह 3-3 होते हैं, ये बाईं और बाईं निलय की साइड में और दाएं निलय की साइड में, ये अर्धचंद्राकार कहलाते हैं। नंबर 3 अगले जो वाल्व बता रहा हूं मैं, वो बता रहा हूं मैं यूस्टेकियन, यूस्टेकिया यूस्टेकियन वाल्व। यूस्टेकियन वाल्व, और ये वाल्व पाया जाता है महाशिरा, महाशिरा कौन सी आ रही है भाई, अग्र और पश्च महाशिरा जो बताई थी अपन ने, महाशिरा दाएं आलिंद के जोड़ पर। महाशिरा दाएं आलिंद में जहां पर आ रही है वहां ये पाए जाते हैं, ये स्थिति है इनकी। यानी ये जो वाल्व है ना वो यहां पाए जाएंगे, वो यहाँ पाए जाते हैं। डायग्राम में मैं यहाँ क्योंकि जगह कम इसलिए इसमें दिखा नहीं था, ये वाल्व यहाँ पाया जाता है। और ये वाल्व जो है ना उसको नाम दिया जाता है कौन सा, यूस्टेकियन वाल्व।
उसके बाद में अगला जो मैं बता रहा हूं थिबेसियन वाल्व। थिबेसियन वाल्व, और ये वाल्व जो बताया जाता है ना, ये पाया जाता है कोरोनरी सिरा कोरोनरी सिरा दाएं आलिंद पर। थिबेसियन वाल्व, तो इसकी स्थिति अगर अपन देखें तो इसकी स्थिति होता है वो, इसमें जो अपन ने दिखाया था कि कोरोनरी धमनी वो है जो हार्ट की मसल्स को ब्लड सप्लाई करती है, ऐसे ही कोरोनरी सिरा, कोरोनरी जो सिरा होती है ना वो अलग से दाएं आलिंद में खुलती है, और ये कोरोनरी सिरा जहाँ खुलती है ना वहाँ पर ये वाल्व पाया जाता है। ये यूस्टेकियन हो गया और ये थिबेसियन वाल्व हो गया। तो कोरोनरी धमनी और कोरोनरी सिरा अलग से खुलती हैं। कोरोनरी धमनी हार्ट की मसल्स को ब्लड सप्लाई कर रही है, कोरोनरी सिरा महासिराओं में जाके नहीं खुलती, ये हार्ट में अलग से खुलती है दाएं आलिंद के अंदर। इसके जॉइंट पर ये पाया जाता है, जो अपन ने कौन सा बताया अभी, थिबेसियन वाल्व जो बताया है। तो वाल्व की जो स्थिति अपन ने बताई है, पहले बताया अपन ने आलिंद नीला कपाट, ये दो गए अर्धचंद्राकार, यूस्टेकियन और थिबेसियन, यहाँ दो नाम आए थे। यूस्टेकियन थिबेसियन जो डायग्राम में अपन ने दिखाए नहीं थे, ये दोनों नाम ध्यान रखना। यूस्टेकियन तो महासिराओं के जोड़ पर दाएं नीले पे यही दोनों आलिंद पर, और थिबेसियन कोरोनरी सिरा जहाँ दाएं आलिंद में खुल रही है वहां पर। तो इससे ये भी स्पष्ट हो गया कि कोरोनरी सिरा अलग से खुलती है दाएं आलिंद में, वो महासिराओं में जाके नहीं मिलती है। तो कोरोनरी धमनी हार्ट की मसल्स को ब्लड सप्लाई करती है, कोरोनरी सिरा हार्ट की मसल से ब्लड को वापस लेकर आती है। उसके बाद में अगला जो मैं पॉइंट नोट करवा रहा हूं वाल्व के बाद में, हार्ट वाल्व जो मैंने बता दिए, उसके बाद में आगे जो मैं बताना जा रहा हूं उसमें देखो, अपन जो बात कर रहे थे कि हमारे हृदय का मेन काम क्या है भाई, ब्लड को पंप करना, और हार्ट ब्लड पर जो पंप बनाता है ना, वो जो पंप है उसको नाम दिया जाता है रुधिर दाब, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर शॉर्ट में अपन बोलते हैं बीपी। तो अब देखो, हमारा जो हार्ट होता है ना, हार्ट में निलय से जब रुधिर बाहर आता है तो बाहर आता है धमनियों में। किस में आता है भाई, कौन सी रुधिर वाहिनियों में आता है, धमनी में, आर्टरीज में आता है। और जितने प्रेशर के साथ रुधिर बाहर आता है ना, उतना ही प्रेशर रुधिर द्वारा धमनियों की दीवार पर महसूस किया जाता है। तो इसकी जो डेफिनेशन दी जाती है वो ये दी जाती है, रुधिर द्वारा धमनियों की दीवार पर आरोपित दाब, कि रुधिर धमनियों की दीवार पर कितना दाब लगा रहा है वो कहलाता है रुधिर दाब, ब्लड प्रेशर कहलाता है। और इस रुधिर दाब का जो मापन किया जाता है वो मापन किया जाता है स्पिग्मो मैनोमीटर। क्या लिखा है भाई मैंने, स्पिग्मो मैनोमीटर, इसके द्वारा रुधिर दाब का मापन किया जाता है। तो ये जो स्पिग्मोमीटर अपन डॉक्टर के पास देखते हैं अगर जाते हैं, तो बीपी मापने का जो यंत्र होता है उसमें देखो इस तरह से कॉलम में ये मिलीमीटर में पैमाना लिखा होता है एमएम के अंदर, और मरकरी इस कॉलम में कितना स्तंभ बना रही है, मरकरी जो होती है कितना स्तंभ दर्शा रही है, जैसे ये लिखा होता है भाई 10, 40, 60, 70 mm जो। और मरकरी का साइन अपन क्या देते हैं, मरकरी का सिंबल क्या देते हैं अपन, Hg। तो रुधिर दाब का जो, रुधिर दाब को जो रिप्रेजेंट किया जाता है mmHg, यानी स्पिग्मो मैनोमीटर में मरकरी कितना स्तंभ बता रही है उसके आधार पर रुधिर दाब बताया जाता है, mmHg में इसको बताते हैं। अब ये जो रुधिर दाब है ना, इस रुधिर दाब को अपन रुधिर दाब को दो प्रकार से बताते हैं।
रुधिर दाब को दो प्रकार से बताते हैं। एक रुधिर दाब जो बोला जाता है, जैसे अपन सामान्य रूप में समझो, अपन को जैसे मैं अभी आपको कहूं कि अपना रुधिर दाब, मनुष्य का सामान्य रुधिर दाब कितना होता है, आप आंसर दोगे 120/80 mmHg, ये आंसर देंगे अपन। अब यहाँ मैंने दो संख्या लिखी है, एक तो 120 और एक ओब्लिक करके लिखा है 80, आगे रिप्रेजेंट किया अपन ने mm और hg लिखा है। अब ये जो 120/80 है ये क्या है? अच्छा, जब अपन ने जब ये पढ़ा था, हृदय की धड़कन को पढ़ा था, तो अपन ने दो शब्द बोले थे, एक तो बोला था सिस्टोल और एक बोला था डायस्टोल। सिस्टोल मैंने बताया था संकुचन, और डायस्टोल बताया था मैंने अनुशिथिलन प्रसारण। अब ये बताओ, हार्ट से जब रुधिर बाहर निकलता है ना, देखो सबसे पहला काम हुआ आलिंद में सिस्टोल। आलिंद में सिस्टोल हुआ ना, आलिंद में सिस्टोल हुआ तो रुधिर आलिंद से नीले में आया, ये वाल बाद में बंद हो गए, फिर नीले में सिस्टोल हुआ, फिर रुधिर बाहर आया। तो बताओ, रुधिर जो बाहर आता है ना धमनियों में, वो कौन से प्रक्रम में आता है? नीले सिस्टोल में। तो रुधिर दाब जो बोला जाता है, रुधिर दो दाब बोलते हैं, एक तो बोलते हैं सिस्टोलिक दाब, और एक बोला जाता है डायस्टोलिक दाब। एक तो बोलते हैं सिस्टोलिक दाब और एक कौन सा बोलते हैं? डायस्टोलिक दाब। अब सिस्टोलिक जो दाब है ना, वो तो है निलय सिस्टोल से उत्पन्न दाब, कि निलय का जब सिस्टोल हुआ से उससे कितना दाब उत्पन्न हुआ। और डायस्टोलिक दाब है निलय डायस्टोल से उत्पन्न दाब, से उत्पन्न दाब। अब इसको एक बार समझो, जो मैं अभी बता रहा था कि आलिंद में सिस्टोल होगा तो रुधिर किस में आएगा? नीले में आएगा, ठीक है। नीले में जब सिस्टोल होगा तो ये वाल्व खुलेंगे, रुधिर बाहर आएगा दाब के साथ, ये वास्तविक प्रेशर होता है जो नीले सिस्टोल का दाब हुआ, नीले सिस्टोलिक दाब, नीले सिस्टोल से उत्पन्न दाब, जितने दाब के साथ रुधिर धमनियों में सीधा आता है। और इसकी जो सीमा होती है, नीले सिस्टोल दाब की जो सीमा है वो होती है भाई 100 से 140 mmHg, ये नीले सिस्टोल की दाब की सीमा बताते हैं। अब जैसे नीले का सिस्टोल हो गया, हार्ट से ब्लड पंप के साथ बाहर आ गया, इतने प्रेशर के साथ बाहर धमनियों में आया। जैसे नीले में सिस्टोल हुआ, अब ये वाल बंद होंगे, अब नीले में डायस्टोल होगा, डायस्टोल होंगे, वाल बंद होगा। और डायस्टोल होगा तो वाल बंद हुए तो ब्लड पर धमनियों में प्रेशर जो है वो पहले की तुलना में क्या हो गया? कम हो गया। अब जब दाब से नीले में जो डायस्टोल हुआ, प्रसार हुआ, अनुशिथिलन हुआ, उससे जो दाब बनता है, यानी इसके पीछे जो दाब रहता है, इसकी सीमा होती है 70 से 90 mmHg। ये नॉर्मली जो अपन सिस्टोल और डायस्टोल दाब की सीमा जो बता रहे हैं, इसकी सीमा 100 से 140 mmHg और उसकी सीमा है 70 से 90 mmHg। अब अगर अपन बोले औसत रुधिर दाब, मनुष्य का औसत रुधिर दाब, तो अपन कितना बताएंगे? एवरेज करो, बताओ 100 और 140 का एवरेज कितना हुआ? 120। 70 90 का एवरेज कितना हो गया? 80। तो मनुष्य का औसत रुधिर दाब कितना हुआ भाई? 120/80। ये एवरेज बीपी जो बताया जाता है। अब इसी में अगर मैं आपसे पूछूं हाई बीपी और लो बीपी, एक तो पूछ रहा हूं हाई बीपी और एक पूछ रहा हूं मैं लो बीपी। अब कई तो जनरली इससे ज़्यादा ऊपर बोल देते हैं हाई बीपी, इससे कम हो तो लो बीपी। देखो सिस्टोल जो दाब है ना, उसकी रेंज यहाँ तक दे रखी है और इसकी रेंज अधिकतम ये दे रखी है, तो हाई बीपी कम माना जाएगा। नॉर्मली हमारा बीपी ये रहता है, जब बीपी 140/90 mmHg से अधिक हो, ऐसे से अधिक हो, और वो भी कब भाई? विश्राम अवस्था के दौरान।
रेस्ट स्टेज के दौरान। ये मैंने क्यों लिखा है? अरे जब अपन दौड़ते हैं ना, फिजिकल वर्क कर रहे हैं, जैसे अपन दौड़ लगाएंगे तो उस स्थिति में तो बीपी हमारा इससे भी ज्यादा जाना है, उसको हम बीपी हाई नहीं कहेंगे। वो हमारी शरीर की रिक्वायरमेंट के अनुसार बढ़ेगी, हार्ट की बीट बढ़ेगी, बीपी बढ़ेगा, तभी तो बॉडी में जो पदार्थ है ऑक्सीजन ग्लूकोज वगैरह तेजी से पहुंच पाएंगे। हाई बीपी कब बोला जाता है? जैसे अभी मैं नॉर्मली पढ़ा रहा हूं, आप आराम से लेटकर या बैठकर वीडियो देखकर आराम से बैठें, अगर इस स्थिति में भी विश्राम अवस्था के दौरान भी हमारा बीपी इससे ज्यादा चल रहा है, 140 और 90 mmHg इससे ज्यादा चल रहा है, वो हाई बीपी काउंट होता है। समझ रहे हो? ये नहीं कि तुम दौड़ो और 100 मीटर बाद में बैठ जाओ कि मैं तो नहीं दौड़ू, मेरा तो बीपी हाई हो गया, 140 से ऊपर चला गया, वो बीपी हाई नहीं है। विश्राम अवस्था में अगर अपना बीपी इससे ऊपर चल रहा है तो उसको हाई बोलते हैं। और लो बीपी की स्थिति कब आएगी? जब बीपी उधर, तो बताओ इसकी सीमा लोअर क्या थी, 100 और इसकी 70। जब बीपी 100/70 mmHg से कम हो, तो अगर हमारा बीपी इससे कम रहेगा तब ये लो बीपी माना जाएगा। अब ये तो चाहे काम करो चाहे विश्राम करो, कुछ भी बात मान लें अपन। हाई बीपी अपन विश्राम अवस्था के अनुसार काउंट करेंगे। और अब अगर मैं दोनों से आपसे पूछूं कि हाई और लो में से खतरनाक ज्यादा कौन सा होता है? भाई शादीशुदा लोगों के लिए तो हाई बीपी खतरनाक होता है। थोड़ा सा घरवाले का बीपी हाई हुआ और बर्तन फेंकने लग जाती है या चोट, अपने नुकसान होने की संभावना रहती है। इन दोनों में खतरनाक होता है लो बीपी। देखो हाई बीपी जो है ना, उसमें अपन उसको डाउन करना आसान होता है, लेकिन बीपी लो होने का मतलब है हार्ट बीट डाउन पड़ रही है, और हार्ट बीट डाउन पड़े तो उसको अप करना मुश्किल होता है। तो खतरनाक लो बीपी ज़्यादा होता है, जिसको अपन साइलेंट अटैक कहते हैं। लो बीपी की स्थिति जब व्यक्ति को होती है तो व्यक्ति बिल्कुल नींद की स्थिति में हो जाता है, और कई बार तो अपन ये सोचते हैं कि यार इसको थकान है इसलिए सो रहा है। तो ऐसी स्थिति में कई बार घातक स्थिति हो जाती है, जिसको अपन बोलते हैं साइलेंट अटैक। साइलेंट अटैक शब्द क्यों यूज करते हैं? कोई सिम्टम नजर नहीं आया। जैसे हार्ट अटैक आता है ना, हार्ट अटैक में अपने को बेचैनी होती है, पसीना छूटता है, घबराहट होती है, सीने में दर्द होता है, ये सारे सिम्टम आते हैं। साइलेंट अटैक का मतलब है आपको कोई सिम्टम नजर ही नहीं आया, पता ही नहीं चला, ये स्थिति रहती है। तो लो बीपी ज्यादा खतरनाक है हाई बीपी की तुलना में, ये जो अपने पढ़ा। तो ये जो मैंने बताया अभी, अपन ने जो डिस्कशन किया है वो डिस्कशन किसको किया है? अभी अपन ने ब्लड प्रेशर को डिस्कशन किया है, रुधिर दाब को डिस्कशन किया है। तो रुधिर दाब की जो डेफिनेशन बताई अपन ने कि रुधिर द्वारा धमनियों की दीवार पर आरोपित दाब, जब रुधिर हार्ट से बाहर निकलकर धमनियों में जाता है तो कितना दाब उस पर आरोपित कर रहा है, वो रुधिर दाब है, जिसका हम अपन स्फिग्मोमीटर से करते हैं। ये दो तरह से बताया जाता है, सिस्टोलिक डायस्टोलिक। निलय के सिस्टोल से, क्योंकि निलय में सिस्टोल होगा तभी रुधिर बाहर आएगा, उससे उत्पन्न दाब सिस्टोलिक, निलय डायस्टोल से उत्पन्न दाब डायस्टोलिक। सिस्टोल है, सिस्टोल बोलते हैं प्रकुंचन, सिकुड़ना, और डायस्टोल बोलते हैं अनुशिथिलन प्रसार। ये बोला जाता है अनुशिथिलन प्रसार। इसकी सीमा ये है, लो से हाई इसकी सीमा ये है। इनका एवरेज करके अपन ने एवरेज बीपी बताया, हाई बीपी बताया अपन ने जब ये इससे ज़्यादा हो जाएगा, हाई से ये से ज़्यादा, और लो बीपी बताया जब ये इससे कम और ये इससे कम, तब ये लो बीपी बताया अपन ने। एक स्थिति और पढ़ते हैं अपन इसी में, एक शब्द आता है ब्रेन हेमरेज। क्या शब्द लिखा है मैंने? ब्रेन हेमरेज। सामान्य भाषा में बोलते हैं अपन माथा की नस फाट गई। हाँ, ब्रेन हेमरेज। ये स्थिति कब होती है? जब बीपी 220/110 mmHg से अधिक हो जाए। अगर हमारा बीपी बढ़कर 220/110 mmHg से अधिक हो जाता है, उसे बोला जाता है ब्रेन हेमरेज। क्योंकि अगर बीपी इतना ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली धमनियों की दीवार, खासतौर से केशिकाएं जो सूक्ष्म होती हैं अंतिम सिरों पर, वो फट जाती हैं, और रुधिर अपनी बॉडी ऑर्गेन्स में क्या हो गया, निकलने लग गया, या फिर ब्लड बाहर निकलेगा तो क्लॉटिंग की संभावना भी हो जाती है। तो वो स्थिति ब्रेन हेमरेज बोलते हैं। रुधिर केशिकाएं फट जाती है तो ब्लड बाहर आए, इसलिए बोलते हैं ना, अपन सीधे भाषा में बोलते हैं नस फट गई भाई, ये ब्रेन हेमरेज बोलते हैं। ये तीनों स्थिति जो मैंने लिखवाई आपको। तो रुधिर दाब जो अपन ने बताया,
हार्ट का मेन काम ब्लड पर प्रेशर बनाना, उसका मापन जो अपन ने बताया। इसके बाद में जो मैं एक चीज बताने जा रहा हूं आपको, अपन एक सुनते हैं नब्ज, नब्ज बोलते हैं अपन, सुना है नब्ज तो सबने सुना होगा नाम। नाड़ी, इंग्लिश में इसको बोलते हैं पल्स। पल्स बोलते हैं, पल्स रेट बोलते हैं, नब्ज, नाड़ी। ये नब्ज क्या है? देखो जैसे हमारे हार्ट में नीलमे जैसी सिस्टोल होता है, रुधिर बाहर जाता है धमनियों में, और जैसे ही धमनियों में रुधिर बाहर गया, अब नीलमे डायस्टोल होता है तो ये वाल्व बंद हो जाते हैं। तो हमारे धमनियों में जब रुधिर जाएगा, उसमें जो अपने हृदय की धड़कन है 0.8 सेकेंड, उसी के अंतराल पर नियमित स्पंदन बनते हैं। तो धमनियों में जब रुधिर बह रहा है तो उसमें जो नियमित स्पंदन उत्पन्न होते हैं ना 0.8 सेकेंड के अंतराल पर, उसी को नब्ज बोला जाता है। और नब्ज का मान वही होता है जो अपनी धड़कन का मान है, यानी नब्ज या पल्स रेट भी बोलेंगे तो 72 पर मिनट, धड़कन भी बोलेंगे तो वही 72 पर मिनट, बस इसको इस रूप में बोलते हैं। और इस पल्स को, नाड़ी को अपन नब्ज को महसूस कर सकते हैं शरीर की उन बाहरी सतहों पर जहाँ पर धमनियाँ बाहर की तरफ संभावना रहती है। जैसे एक तो अपनी कलाई, इसी प्रकार से गले की सतह पर, चेहरे के यहाँ पे इस पर ये देखते हो, जैसे यहाँ पर इस तरह से जो हाथ रख के देखते हैं डॉक्टर, या फिर अपने यहाँ जो नब्ज खासतौर से देखते हैं कलाई के ऊपर, क्योंकि यहाँ धमनी बाहर की तरफ होती है। तो नब्ज जो है वो क्या है? धमनियों में रुधिर प्रवाह है, धमनियों में रुधिर प्रवाह के दौरान नियमित अंतराल पर उत्पन्न स्पंदन। और नब्ज का जो मान है ना, हृदय धड़कन के समान होता है। तो हमारा जो पल्स रेट बोलते हैं ना, वो भी वही होगी जो अपने धड़कन के लिए मानते हैं अपन, 72 पर मिनट, यही बोली जाएगी, यही नब्ज बोली जाएगी। तो नब्ज यानी जो पल्स बोल रहे हैं और धड़कन जो है, दोनों चीज एक ही है, ध्यान रखना इसको, दोनों का एक ही वो आता है। इसके बाद में अब जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो पॉइंट अपन डिस्कस करने जा रहे हैं हृदय के बारे में। देखो अपन ने बता दिया पूरा मानव हृदय के बारे में, हृदय का काम, हृदय की संरचना अपन ने जो डिस्कस की, रुधिर का परिसंचरण हृदय कैसे करवा रहा है। अब जो अपन डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं रुधिर वाहिनी, जो परिसंचरण तंत्र में अपन ने लास्ट जो बताया था, रुधिर वाहिनी यानी जिनमें रुधिर बहता है। और रुधिर वाहिनी जो है अपने, वो मैंने बताई थी आपको कि मुख्य रूप से 2 प्रकार से हैं भाई। ब्लड वेसल्स जो हैं वो 2 प्रकार से बताई थी। एक तो बताई थी अपन ने धमनी आर्टरी, और एक बताई थी अपन ने शिरा वेन, धमनी और शिरा। तो ब्लड वेसल्स 2 प्रकार से, एक तो धमनी और एक शिरा। सबसे पहले तो इनकी वास्तविक डेफिनेशन जो बताई थी मैंने कि रुधिर प्रवाह की दिशा जो बताई जाती है, रुधिर प्रवाह की दिशा, डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो, धमनियों में अपन ने बताया इसमें रुधिर प्रवाह की दिशा है हार्ट टू बॉडी ऑर्गेन्स, हार्ट टू बॉडी ऑर्गेन्स। धमनियां रुधिर को लेके जाती है हार्ट टू बॉडी ऑर्गेन्स। और शिरा के लिए क्या लिखेंगे भाई? बॉडी ऑर्गेन्स टू हार्ट।
कि सिराओं में ब्लड का प्रवाह जो चलता है वो चलता है बॉडी ऑर्गेन टू हार्ट, धमनियों में चलता है हार्ट टू बॉडी ऑर्गेन्स। और जनरली प्रवाहित रुधिर, हाँ थोड़ा सा शॉर्ट में कर देता हूं इसको मैं, रुधिर का प्रकार, रुधिर का प्रकार तो जनरली धमनियों में कैसा रुधिर है भाई? शुद्ध रुधिर। शुद्ध रुधिर का मतलब जिसमें क्या प्रेजेंट है? O2। और इसमें कौन सा बताओगे भाई? अशुद्ध रुधिर। और अशुद्ध रुधिर का मतलब जिसमें क्या है? CO2। और यहां पर अपवाद लिख दोगे, बता सकते हो अपवाद? यानी धमनियों में शुद्ध रुधिर बहता है O2 वाला, लेकिन एक ऐसी कौन सी धमनी है जिसमें अशुद्ध बहता है? तब नाम किसका आएगा भाई? पल्मोनरी धमनी। क्योंकि पल्मोनरी धमनी में रुधिर कैसा बहता है भाई? अशुद्ध। और इसमें इसी का नाम इस तरह से आ जाएगा, पल्मोनरी शिरा। सभी शिराओं में अशुद्ध है, लेकिन सभी शिराओं में अशुद्ध है, लेकिन पल्मोनरी शिरा में कैसा है भाई? शुद्ध है, O2 वाला है, ये इसमें आ जाएगा। तो रुधिर प्रवाह धमनी चल रहा है हार्ट टू बॉडी ऑर्गेन, शिरा चल रहा है बॉडी ऑर्गेन टू हार्ट। इसमें रुधिर का प्रकार शुद्ध रुधिर, इसमें अशुद्ध है। इसका अपवाद हो गया पल्मोनरी धमनी, इसका अपवाद हो गया पल्मोनरी शिरा। उसके बाद में देखो, इसी से संबंधित आगे जब अपन लें, तीसरा पॉइंट जो अपन लेने जा रहे हैं कि इसमें रुधिर दाब की स्थिति बताएं। अभी अपन ने बताया था ब्लड प्रेशर अपने धमनियों पे मापा जाता है, तो इसमें रुधिर दाब वही बताया जाएगा, 120/80 mmHg। शिराओं में रुधिर दाब बहुत कम होता है, और ये लगभग होता है 20/10 mmHg। बहुत कम दाब के साथ शिराओं में रुधिर वापस लौटता है, जबकि धमनियों में रुधिर दाब वही है जो अपन ने पढ़ा, इसी के उस धमनियों के ऊपर तो मापा था इसको अपन ने, रुधिर दाब जो बताया अपन ने। उसके बाद में आगे जो पॉइंट डिस्कस करना जा रहे हैं अपन, इन्हीं में धमनी शिराओं में स्थिति, इनकी जो लोकेलिटी है या पोजीशन जो है, धमनियां पाई जाती हैं त्वचा की गहराई में, त्वचा की गहराई में स्थित, और ये परिधीय भाग में स्थित। परिधीय भाग का मतलब बाहर। तो अपने को जो बाहर नजर आती है वो सारी क्या नजर आती है भाई? वो सारी नजर आती हैं शिराएं, परिधीय भाग में स्थित। तो धमनियां त्वचा की गहराई में स्थित, और जो शिराएं हैं वो त्वचा के परिधीय भाग में स्थित। वो दाब के हिसाब से देख लो अंतर हो गया। और इसी आधार पे मोटाई, धमनी भित्ति, धमनी की जो दीवार है ना, बताओ पतली होगी कि मोटी होगी? रुधिर दाब ज्यादा है तो धमनी भित्ति किसी होंगी? मोटी, थिक वाल। और शिरा भित्ति कैसी होगी भाई? शिरा भित्ति होगी पतली, शिरा भित्ति होगी पतली। कारण समझ में आ गया? क्योंकि बताओ इसमें तो रुधिर दाब बिल्कुल कम है, इसमें रुधिर दाब ज्यादा है, तो धमनियों की दीवार मोटी होती है, शिराओं की दीवार कैसी होती है? पतली होती है। एक जो पॉइंट मैं बताना चाह रहा हूं कि धमनियों में रुधिर दाब के साथ बह रहा है 120/80 mmHg। तो ये बताओ, धमनियों में जब रुधिर जा रहा है ना, धमनियों में जब रुधिर का फ्लो हो रहा है, तो धमनियों में जब रुधिर गया तो प्रेशर इतना है कि उसका वापस लौटने की, रिवर्स होने की कोई संभावना नहीं है, रिवर्स फ्लो की कोई संभावना नहीं है। लेकिन शिराओं में अपन ने बताया कि दाब बिल्कुल कम है, तो शिराओं में अगर इसी स्थिति को अपन शिराओं में देखें तो ये ब्लड वापस भी लौटेगा, रिवर्स फ्लो की संभावना रहेगी, क्योंकि प्रेशर उस पर बिल्कुल कम है। और इसी वजह से शिराओं की जो दीवार है उसमें वाल्व पाए जाते हैं। ये वाल्व किस लिए पाए जा रहे हैं? ब्लड को रिवर्स फ्लो से होने से रोकने के लिए। जैसे ही ब्लड रिवर्स, इसमें रिवर्स होता है, ये वाल्व इसको वापस डायरेक्शन दे देते हैं।
तो ब्लड सिराओं में ब्लड के रिवर्स फ्लो को रोकने के लिए वाल्व पाए जाते हैं, धमनियों में वाल्व नहीं पाए जाते क्योंकि उनमें ब्लड प्रेशर के साथ बह रहा है। तो ये पॉइंट भी इन दोनों का अपने को नोट करना है कि, तो छठा पॉइंट जो मैं बताना चाह रहा हूं, धमनियों में वाल्व नहीं पाए जाते। और सिराओं में वाल्व पाए जाते हैं। और ये जो पाए जा रहे हैं इसका कारण भी लिख देता हूं मैं, रुधिर का पुनः प्रवाह रोकने के लिए, रुधिर का पुनः प्रवाह रोकना, इसलिए वाल्व पाए जाते हैं। तो अपन ने यहाँ पर रुधिर वाहिनी, धमनी और सिराओं का कंपैरिजन किया। देखो इसमें सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले मैंने बताया कि रुधिर वाहिनी में जो दोनों है धमनी सिरा, इनमें रुधिर प्रवाह की दिशा के आधार पर इसमें रुधिर का प्रवाह चलता है हार्ट टू बॉडी ऑर्गेन, इनमें चलता है बॉडी ऑर्गेन टू हार्ट। रुधिर जनरली इसमें शुद्ध रुधिर बहता है O2 वाला, छोड़कर किसको, पल्मोनरी धमनी जिसमें अशुद्ध है। यहाँ सिराओं में अशुद्ध बहता है, छोड़कर किसको भाई, पल्मोनरी सिरा को जिसमें शुद्ध बह रहा है। उसके बाद में रुधिर दाब दोनों में कंपैरिजन किया, धमनी में और सिरा में। सिरा में दाब बिल्कुल कम है, यही वजह है कि जितना भी अपने ब्लड का, जैसे किसी को सैंपल, ब्लड का सैंपल लिया जा रहा है या ब्लड में कुछ भी ग्लूकोज इंजेक्ट कर रहे हैं, ब्लड चढ़ा रहे हैं, इस सारा का सारा काम किस में होता है भाई, सिराओं में होता है। ये काम धमनियों में नहीं होता, क्योंकि धमनियों में तो ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा है कि उसमें करोगे तो आप क्लोटिंग करना मुश्किल हो जाएगा फिर। और स्थिति दाब के अनुसार ये त्वचा में गहराई में पाई जा रही है और इनकी दीवार मोटी होती है, और दाब है इसी आधार पर इनमें वाल्व नहीं पाए जा रहे, एक ही साइड में फ्लो बना रहता है। इनमें दाब कम है तो परिधीय भाग में, भारी भाग में इनकी भित्ति पतली होती है दाब कम होने से, और दाब कम है तो रुधिर वापस लौट सकता है, इसलिए इसमें वाल्व पाए जा रहे हैं। ये धमनी सिरा का जो अपन ने कंपेरिजन किया। अब इसी में जो मैंने आपको हृदय के समय बता दिया था, बाकी यहाँ पर भी वो नोट कर देंगे अपन। अगर क्वेश्चन आएगा सबसे बड़ी रुधिर वाहिनी, सबसे बड़ी रुधिर वाहिनी, तो नाम किसका आएगा भाई, डोर्सल एरोटा, पृष्ठ महाधमनी, पृष्ठ महाधमनी एरोटा। और अगर पूछा जाए सबसे छोटी रुधिर वाहिनी, सबसे छोटी रुधिर वाहिनी, तब नाम आता है केशिका। तब नाम किसका आता है भाई, केशिका, कैपिलरी, कैपिलरी का। फिर इसी में देखो अपन ने बताया हार्ट को ब्लड सप्लाई, तो नाम किसका आया, कोरोनरी धमनी। हार्ट को जो ब्लड सप्लाई करती है उस धमनी को क्या नाम देते हैं, कोरोनरी धमनी, और वहाँ से जो वापस लाती है वो कोरोनरी सिरा। अगर यही पॉइंट मैं इस तरह से लिखा हूँ, लीवर को ब्लड सप्लाई, लीवर को ब्लड सप्लाई, लीवर में जो ब्लड देती है उसको नाम देते हैं हेप्टिक, हेप्टिक धमनी। वापस लाएगी तो हेप्टिक सिरा, वहां से जो वापस लाएगी उसका नाम क्या हो जाएगा भाई, हेप्टिक सिरा। तो ये जो अपने ने बताया, इसी प्रकार से डायफ्राम को, डायफ्राम जो बताया था ना अपने मांसल पर्दा, डायफ्राम को ब्लड सप्लाई, तो नाम आता है फ्रेनिक धमनी। डायफ्राम को जो धमनी ब्लड सप्लाई करती है उसका नाम है फ्रेनिक। ये सबसे छोटी धमनी भी है, सबसे छोटी धमनी इसको बोला जाता है। और तो ये जो मैंने बताया आपको, एक किडनी को ब्लड सप्लाई,
किडनी किसको बोलते हैं भाई? गुर्दे, वृक, किडनी को ब्लड सप्लाई, किडनी को ब्लड सप्लाई तो नाम दिया जाएगा रीनल धमनी। किडनी को जो ब्लड सप्लाई करती है वो कौन सी है भाई? रीनल धमनी। तो ये दो तीन जो मेन बताई हमने साथ में लिखकर। सबसे बड़ी रुधिर वाहिनी पूछेगा तो एरोटा, जो बाएं नीले से निकलती है और हार्ट के पीछे घूमकर पृष्ठ भाग में मेरुदंड के साथ पाई जाती है। सबसे छोटी रुधिर वाहिनी धमनी और सिरा को जोड़ने वाली केशिका। और हार्ट को ब्लड सप्लाई कोरोनरी धमनी, लीवर को ब्लड सप्लाई हेप्टिक, डायफ्राम को ब्लड सप्लाई फ्रेनिक और किडनी को ब्लड सप्लाई रीनल धमनी। ये पढ़ा अपन ने रुधिर वाहिनियों के बारे में। परिसंचरण तंत्र में अपन ने डिस्कशन किया ब्लड के बारे में, ब्लड कंपोजिशन, ब्लड ग्रुप और ब्लड वर्क की वंशागति, ये सारा। उसके बाद में डिस्कस किया अपन ने हार्ट के स्ट्रक्चर को, हार्ट के द्वारा काम किया जाने वाला ब्लड का सर्कुलेशन और साथ में रुधिर दाब, ब्लड प्रेशर। उसके बाद में अपन ने डिस्कस किया किसको भाई? ब्लड वेसल्स, जिसमें रुधिर बह रहा है, रुधिर वाहिनियाँ जो दो प्रकार से बता रहे हैं, धमनी और सिराएं, और इन दोनों में डिफरेंस फिर कुछ पॉइंट अपन ने बताए। दो तीन ये तो अपन ने बताया रुधिर वाहिनियों के बारे में। यहाँ कुछ जो कॉमन पॉइंट बता रहा हूँ मैं, वो दो तीन पॉइंट नोट करने हैं अपने को। ब्लड बैंक जानते हो सब, ब्लड बैंक जहां ब्लड को स्टोरेज किया जाता है। तो पहला पॉइंट तो ये मैक्सिमम, अधिकतम 40 से 45 दिन ब्लड का संग्रहण, और ये किया जाता है -40 डिग्री तापमान पर। इसको रखा जाता है सोडियम सिट्रेट लवण मिलाकर। सोडियम सिट्रेट लवण मिलाकर। और ये सोडियम सिट्रेट जो लवण है ना, ये होता है प्रतिस्कंदक, एंटीक्लॉटिंग, प्रतिस्कंदक ये होता है। तो ब्लड बैंक में ब्लड को 40 से 45 दिन अधिकतम रखा जाता है -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर सोडियम सिट्रेट लवण मिलाकर। और 1 यूनिट ब्लड, एक यूनिट में ब्लड की मात्रा पूछेगा तो आप बताओगे 350 ml, ये बताई जाएगी। अगर कोई भी व्यक्ति ब्लड डोनेट करता है, जैसे मैंने आज ब्लड डोनेट किया, मेरे बॉडी में ब्लड की मात्रा है 5 लीटर, आज मैंने आधा लीटर ब्लड डोनेट किया, 24 आवर बाद में अगर मेरा ब्लड मापा जाएगा तो वही 5 लीटर मिलेगा। यानी विदिन 24 आवर्स अपने ब्लड की मात्रा वापस वही हो जाती है। एक स्वस्थ व्यक्ति जो है वो ब्लड डोनेट कर सकता है। ध्यान रखना, ब्लड डोनेट करना शरीर में किसी प्रकार की हानि नहीं है। और दूसरी बात, हाँ, बशर्ते कि आपके शरीर में ब्लड की पर्याप्त मात्रा हो। दूसरा, अपन ब्लड डोनेट करते हैं तो मिनिमम 3 माह के बाद में अपन वापस से ब्लड डोनेट कर सकते हैं। ऐसा कोई अर्जेंसी नहीं है कि अपन ने एक बार दिया तो 3 महीने तक दे ही नहीं, लेकिन फिर भी हमें नॉर्मली स्वस्थ वैसे बात करें तो 3 महीने तक फिर अपने को रुकना चाहिए, ये स्थिति रहती है। तो ये ब्लड बैंक की जो 3-4 पॉइंट मैंने लिखवाए, इसमें भी कई बार ऐसे पूछ लेते हैं नॉर्मली, तो ये भी ध्यान रखना है अपने को। सर्कुलेटरी सिस्टम अपन ने कंप्लीट कर लिया है। सर्कुलेटरी सिस्टम में अपन ने पूरा पढ़ा, ब्लड के बारे में, हार्ट के बारे में, ब्लड वेसल्स ही सारा पढ़ा। पहला पढ़ा अपन ने पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, दूसरा पढ़ा अपन ने परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये पूरा डिस्कस किया अपन ने। अगला जो अपना चैप्टर रहेगा, अगला जो चैप्टर अपन शुरू करेंगे, वो जो चैप्टर होगा वो होगा भाई रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। यानी कल जो अपन डिस्कशन करेंगे वो अपन डिस्कशन करेंगे श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब श्वसन को सीधे सीधे कई बार अपन ऐसे ही समझ लेते हैं, अभी जैसे मैं आपको ऐसे पूछूं कि हम श्वास में कौन सी गैस लेते हैं, तो जनरली स्टूडेंट आंसर देता है ऑक्सीजन।
श्वास ब्रीथिंग प्रोसेस का मतलब है वायु का फेफड़ों में जाना और फेफड़ों से बाहर आना। अब वायु ऑक्सीजन नहीं है, वायु में नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा मात्रा में, ऑक्सीजन CO2 आ गया, तो केवल ऑक्सीजन ही नहीं जा रही, वायु का मतलब है नाइट्रोजन ऑक्सीजन CO2 ये जा रही है वायुमंडल के संगठन के अनुसार, और छोड़ते समय फिर वापस भी आ रही है, जो संगठन बदल जाता है, जो भी अपन पढ़ेंगे। श्वसन, ये जो शब्द है श्वसन रेस्पिरेशन, इसका मतलब होता है एनर्जी प्रोडक्शन, ऊर्जा का उत्पादन। और ऊर्जा का उत्पादन होता है अपनी सेल में। अपन एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का शक्ति गृह माइटोकॉन्ड्रिया, तो वहाँ ऊर्जा जो बनती है जिसमें कोशिका की इकाई अपन बोलते हैं ATP, वो बनती है ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से। तो हमारी कोशिकाओं में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा उत्पादन की क्रिया को बोला जाता है श्वसन। तो हमारी कोशिका में ऊर्जा कैसे बनेगी, किस तरह से वायु फेफड़ों में जाती है, फेफड़े किस तरह से गैसों का आदान प्रदान हो रहा है, ये सारा इसमें पढ़ा जाएगा, जो अपन पढ़ेंगे कल।